So good evening, everybody. This is Pawan Agrawal, your host from InvestGuru. I welcome you all for this second Saturday meet, and very happy to see our investors, our team members on this call. And this time I'll start right away with two things. इस मीटिंग में हम दो चीज कवर करेंगे. सबसे पहले थोड़ा जो नया टॉपिक हमने लिया हुआ है, रिटायरमेंट रेगुलर इनकम प्लानिंग, बेसिकली हाउ टू प्लान फॉर अ रेगुलर इनकम. सो lot of queries have been coming to us from different background people, like from retired people. Normally it comes that जब इंटरेस्ट रेट लो हो रहे हैं तो हम इन्वेस्टमेंट ऐसा कहाँ करें जहां हमारे रेगुलर इनकम भी आए और इनकम हमारी टाइम के साथ कम नहीं हो जाए. जैसे अभी इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं तो इनकम कम हो रही है. उसी तरह से कुछ इन्वेस्टर्स जिसमें सिंगल विमेन है, सिंगल मदर्स है, मतलब उनकी पिछले कुछ 2-3 साल में हमने इस तरह के केसेस देखे हैं, वेदर ड्यू टू फैमिली बैकग्राउंड और ड्यू टू कोरोना tragedy, that there are people who are looking for regular income from the insurance amount or the fund that they have, that the homemakers are able to get a regular income from their investments, तो जिसमें उनका मंथली एक्सपेंसेस भी कवर हो और फ्यूचर की कुछ नीड्स भी कवर हो. इस तरह की काफ़ी अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स हमें आई थी रेगुलर इनकम के लिए. जो इन्वेस्टर्स ने क्वेरी की, तो हमें लगा कि इस टॉपिक को लेकर हमें एक ये सेशन करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर विद दिस सेशन. I'll start the presentation, and after this, quickly in the end, we will take a 5-minute talk regarding the current markets, because the markets have been very volatile in last 1.5 months, and we will try to cover that. And after this session, we'll try to cover that for say 5-10 minutes. So first of all, I'll just share my screen with the presentation, and let's start with that. I'll request everybody if you can put yourself on mute, because otherwise there will be a disturbance. And once we are over with the session, then we will definitely open the floor for question answers, your suggestions, whatever you want to share. So we'll be open to that, but right now I would request everybody to please put yourself on mute. Thank you. I hope everybody is able to see the presentation. Yes, Pawan, it is visible. Okay, right. Visible. Right. Thank you. So, so the requirement of regular income normally is there when the person is either having a lower income or a person is not having an income, and then there are certain needs that we want to fulfill with our current investments. तो आइडिया ये होता है, जो हमें इन्वेस्टर से जब हम बात करते हैं तो मिलता है कि इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि सपोज उनके पास एक 10 लाख रुपए का या 20 लाख रुपए का फंड है, जो भी अमाउंट है, तो नॉर्मली चाहती होती है इन्वेस्टर की कि मैं अपना ये 10 या 20 लाख इंटैक्ट रखूं, और इससे मुझे कुछ ऐसी इनकम हो जाए जिससे जो भी एक्सपेंसेस हैं, जिस वजह से जिस नीड के लिए वो इनकम को देख रहे हैं, रेगुलर इनकम को, कि वो नीड्स भी पूरी हो जाए और मेरा कैपिटल जो है इंटैक्ट रहे. मतलब यदि मेरे पास 20 लाख रुपए और मुझे 10 या 15 हज़ार रुपये महीने की रिक्वायरमेंट है, तो एज एन इन्वेस्टर मैं चाहूँगा कि मुझे 10-15 हज़ार रुपये भी मिल जाए और मेरा कैपिटल कम नहीं हो, वो 20 का 20 बना रहा है या 20 का 21 हो जाए, लेकिन 20 का वो 19 नहीं होना चाहिए. तो नॉर्मली इस तरह की जो ख्वाहिश है इन्वेस्टर की या जो उसकी इच्छा है वो होती है. So there are different needs that come to our mind and that we discuss normally.
तो सबसे पहली जो बहुत ही प्रोमिनेंट इनकम नीड होती है वो रिटायर्ड लोगों की होती है कि आफ्टर रिटायरमेंट if they have a pension from government, then normally that is taken care of. But normally यदि गवर्नमेंट पेंशन नहीं अवेलेबल है और यदि कोई प्रोफेशनल है या प्राइवेट जॉब से रिटायर्ड है या कोई बिजनेसमैन है जो अब उतना एक्टिवली बिजनेस में नहीं करना चाहते हैं, तो उनको पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस के लिए एक इनकम की ज़रूरत होती है। अभी एक हम जैसे देखते हैं कि लास्ट 10 इयर्स और सो में कुछ लोग ऐसे रिटायर होने शुरू हुए हैं या सीनियर सिटीज़न बने हैं, जो पहले गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे। तो उनकी कोई पेंशन इनकम भी नहीं है। वो या तो प्राइवेट जॉब में थे या कुछ अपना छोटा या बड़ा जो भी है एक बिज़नेस करते थे। तो अब उनके बच्चे अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ आवर इन्वेस्टर्स हू आर सपोर्टिंग देयर पेरेंट्स बाय गिविंग देम मंथली और क्वार्टरली एक्सपेंसेस, सम पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस। तो अभी जो 30s 40s या स्पेशली 40s या 50s की जो जनरेशन है, दैट जनरेशन इज आल्सो सपोर्टिंग देयर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए एक सेपरेट इनकम चाहिए होती है, क्योंकि नॉर्मली जो आपकी करंट इनकम है उसको आप करंट एक्सपेंसेस के लिए या अपने बच्चों के लिए फ्यूचर के लिए आप इकट्ठा करना चाहते हैं। तो पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए लोग एक अलग इनकम आजकल देख रहे हैं, ऑलरेडी पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। देन देयर कैन बी एन इनकम नीड फॉर एनी इंडिविजुअल की यदि अभी जैसे कोरोना में बहुत लोगों का जॉब लॉस हुआ या अदरवाइज भी जॉब में ब्रेक होता है, कभी वो चेंज करना चाहते हैं, तो 2 महीने का, 3 महीने का या 6 महीने का, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, देयर इज सम काइंड ऑफ जॉब लॉस और आई वुड से लॉस ऑफ इनकम फॉर अ सर्टेन पीरियड। सो for this requirement, whenever it arises for any individual, it is unfortunate but it may arise. So at that time also individuals are looking for a regular income for few months, certain period. And then there are investors who want some kind of second income, maybe because their income has reduced because of some reason, or maybe uh, husband wife both were working, but because of family expansion now only one member is earning. So to keep up with the expenses and to maintain the lifestyle, they think of a second income, that if they can एक तो जॉब से जो इनकम हो रही है वो है, और साथ में यदि कोई और थोड़ी सी इनकम हो जाए तो उससे और थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आ जाए फैमिली को। Apart from this, there are new trends which are coming up. जब कुछ इन्वेस्टर्स क्लाइंट्स जिनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, they are into college and what they are looking for is that कि जो एक 15 20 25 30,000 का हॉस्टल या रेगुलर एक्सपेंस का बच्चे का खर्चा है, if that can be taken care of on a monthly basis from some monthly income. So whether it is a fees or it is monthly expenses, parents are looking for some kind of income which can, which is not taken from their regular income जो उनको जॉब से होती है उससे नहीं करना चाहते, but they think that कि if there is some investment from which there could be some income which can pay for the hostel or the boarding or the living expenses of the student child, then they want that to happen. There's one very interesting trend coming up nowadays when parents are well settled, people who are well settled, they are marrying their children, their sons, their daughters. So especially in case of daughters, we see that people, rather than giving a lump sum straight away gift to the daughter, apart from the मतलब जो शादी में खर्च हुआ है वो अलग है, but after that they are creating a fund, saying that okay, I will save park 10 lakhs or 20 lakhs or 30 lakhs for my daughter. Once I'm not there, this money will go to my daughter. But in the meantime, there should be some regular income to my daughter, so that even after marriage, if she wants to have some financial independence, if she wants to spend some money on her own, then she should be able to do it without any worry.
तो upfront gift ना देके currently they are doing that investment for a regular income for the daughter, and the clarity is that once the parents are not there, then that money can go to the daughter and then she can take care of it whatever way she feels like. So this is another area where parents are looking or investors are looking for a investment with a regular income, keeping in mind their married daughter's financial independence. One more trend, though it is not seen often, but again it is there, is that uh, some investors have children who needs a permanent child care. So the children with some special needs or some medical requirements, that the children will need, or the particular child will need a regular care, and for that you need a regular expense. So again, rather than disturbing the current income, investors are looking that if we can put in some lump sum money which is able to take care of the child in the years to come. So child care, a regular child care, especially of children with medical or special needs, is what the parents are planning for through a continuous regular income. And then there are certain, unfortunately, individuals who have a recurring medical bills because of some medical reasons, health reasons, wherein there is a expense which is supposed to happen throughout life now. So the disease is such a chronic disease that the treatment is not there, and so some medication will continue throughout the course of the life. So again, medicine bills nowadays, it could be from few thousand, it may run up to 25, 30, 50,000 also. So, and it is already happening. Normally, whoever requires regular prescription, you can see anywhere between 5,000 to 15,000 could be a very regular expense only for medical bills if the situation arises in a family due to health or chronic illness cases. So these are few of the income needs that we come across, and where investors think that uh, you know like the ones that I posted before, that retirement income or support to parents in case there is a job loss, or we need a second income, or we plan to have some income for our student child, or a child care expense, medical bills, daughter's financial independence, and there can be many more which you may have in your mind, but right now I could think of these many, or because we have come across these needs till now. So what are the current income options? Now the point is that yes, we may have some one or two requirements out of this, but then what are the current income options that we have? So if we look at the current income options, we have our regular salary or a business income or a professional income. We can have a rental income if we own a property which is put on rent, then we can have a rental income. Then we can have interest income from FDs, bonds, or monthly income scheme, or if the individual is senior, then from senior citizen scheme. And then there are certain annuity plans of life insurance companies. If somebody has uh, subscribed to the annuity plan, which is called a pension plan, but when it pays the amount to you, it is called an annuity plan. So there may be annuity plans with people, or for some extra income, individuals may be doing some part-time contractual job, or running some kind of a small business like a boutique or something like that, or having tuitions, home tuitions. So all these kind of things are there to have the current income options from where we can meet our different needs. Now, with
नाउ वी ऑल नो एक्चुअली अबाउट दिस इनकम ऑप्शंस, मतलब ये इनकम ऑप्शंस ऐसे नहीं है जो हमारी नॉलेज में नहीं है, लेकिन इन सभी इनकम ऑप्शंस में कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहते हैं, जिसकी वजह से जो हम अपनी नीड्स को डिस्कस कर रहे थे पहले, उनको फुलफिल करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सैलरी एंड बिजनेस इनकम का चैलेंज है कि सैलरी तो डिफाइंड है। यदि आज मेरा मेडिकल बिल का कोई मंथली एक्सपेंस 10,000 से बढ़ जाता है किसी वजह से, तो my salary will not increase accordingly. So ultimately salary is defined, and then it will happen only up to my 60 years of age. Whatever is the company policy where I'm being employed, तो normally 60-62 तक तो individual ने retire भी हो जाना है. And then in business there is a uncertainty at times. Maybe the business works very well for few years, but then there could be a period when the income actually diminishes. Even in salary, in case of salary nowadays, once people are into a very senior position, and if there is a change required, it is very difficult to get uh, job of your liking and or your income. So salary and business come with a defined and a limited period and uncertainty. So suppose if I have to take care of a special needs child who is 10-year-old and or 15-20-year-old, and he may live for next 30-40 years, but in that scenario, in that case, if my salary will stop because I will retire, then who is going to take care of my child with a special need? So a salary income may not be sufficient to meet my very long term needs. I may have a rental income from a property that कि मैंने अपना एक पहले एक प्रॉपर्टी बना ली ये देखते हुए कि जिससे मुझे रेंटल इनकम आ जाएगी, बट reality is that a 1 crore property today gets a rental income of say around 20,000 rupees. This is what a general trend कि यदि आज कोई एक 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो उसका रेंट 40-45,000 के करीब होता है. This is what I see in a place like Delhi. It may be more maybe in some places, but it will be lower at some places. So I'm not going into specific of any particular city or locality, but in general what we see is that on a 1 crore investment in property, normally what you get is around a 20,000 rupee rent. So it may vary. You may have a different opinion, but probably that amount will not vary too much. That 20,000 will not become 50,000. It may be 2, 3, 4,000 here or there. So rental income is a low yield, mm, substitute of regular income, because if I'm getting a 20,000 rupee rent, it means that I am getting 2,40,000 rupee rent on a 1 crore property. It means 2.4% return to me. And that also some part is taxable. And then some money has to be spent on the property maintenance also. And not that that property could be on rent all 12 months a year for say 5 years or 10 years without any break. So all these uncertainties do come with a uh, proper rental income. There are challenges to it also. And then we could have interest income on FDs, bonds, MIS. And we all know FD interest rate was 14% in 1995. It was around 9%, 9.5% in 2008, 2009. Today, FD rate is what, 5 to 6%, maybe 6.5 to senior citizens. But that's it. So it's a clear trend that जो इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड्स में, एफडीज में, वो पिछले 25 साल में 14 से 5 या 6 पर आ गया है. एंड no wonder that it may drop down by 1 or 2% more, not maybe not in next 2-3 years, but maybe after 10-15 years we see that 6% or 5% also has become 3.5-4% or so. In fact, there are certain FDs, short duration FDs, which have a interest rate of below 4% even today. So interest income is actually a declining income. Even if you have 1 crore rupee investment today in IFT, if that FD is giving you 6%, means 6 lakh rupees per annum, that amount itself may reduce over the period of time. तो आपकी रिक्वायरमेंट विद टाइम बढ़ती है और यदि इंटरेस्ट इनकम आपकी घटती है, then definitely it is a challenge
for future needs. And then we can have annuity plans from, say, LIC. There are different annuity plans, pension plans, LIC, HDFC Life, and all those insurance companies. But then those annuity plans do not have any flexibility. The returns are around 5.5 to 6.2% as of today. That is also taxable. Liquidity नहीं होती क्योंकि उसमें से हम अपना कोई पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते. एक बार हमने एन्युटी प्लान ले लिया तो वो हमारे लाइफ टाइम तक जो भी हमने प्लान चूज किया है उसको वो फॉलो करता है. तो एन्युटी प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और टैक्सेशन भी इशू है. सो another thing is regular income we can have is through part-time or contractual jobs or tuitions or boutiques. But इन सभी चीज़ों की कंटिन्यूटी, टाइमली पेमेंट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टेम्परामेंट, हर किसी का बुटीक चलाने का टेम्परामेंट नहीं हो सकता. हर कोई ट्यूशन नहीं करना चाहेगा. और यदि हम कोई प्रोफेशनल है और हम कोई पार्ट टाइम जॉब भी लेते हैं तो टाइमली पेमेंट्स कम से कम अपने कंट्री में तो बहुत बड़ा इशू है. The getting payments on time and in full is a big challenge. So और उस काम की कंटिन्यूटी, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की कंटिन्यूटी का भी चैलेंज रहता है. सो द पॉइंट इज दैट व्हाटएवर इनकम स्ट्रीम वी फील, जैसे नॉर्मली होता है कि इन्वेस्टर का क्वेश्चन होता है कि भाई कोई ऐसी चीज बताओ जिससे ये रेगुलर इनकम की मेरी नीड पूरी हो जाए. सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक थ्रू ऑल दीज challenges from a certain class of income is that every class of income, everywhere from where we can have regular income, has certain challenges, and those challenges may catch up with us at some point of time. मतलब आज मैं रेंटल इनकम से शुरू करूंगा, शायद आज की इनकम मुझे ठीक लगेगी, बट दैट रेंटल इनकम के जो चैलेंज है आई विल कैच अप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब मेरी नीड बढ़ जाएगी, मेरा रेंट उतना नहीं बढ़ेगा, या मेरी नीड परमानेंट रहेगी लेकिन किसी पता चला 4 महीने वो मेरी प्रॉपर्टी खाली है तो 4 महीने मुझे रेंट नहीं आएगा. तो कहने का मतलब ये कि हर इनकम ऑप्शन का कुछ चैलेंज है, एंड दैट चैलेंज वी विल फेस ईदर नाउ और एट अ लेटर स्टेज फॉर आवर डिफरेंट रेगुलर इनकम नीड्स. सो द पॉइंट इज नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इट. If there are different kind of regular income needs which investor has, and if these investments have some challenges, then what are the options or what is that we are supposed to do? Before coming to that, I would take one example and to tell that how a regular income could be a big challenge and why not a single instrument but planning is required to actually meet a regular income need of ours. So I have taken a very common regular income need which is a retirement income. जो किसी भी नॉन पेंशनर की जो रिटायर हो रहा है या होगा उसकी ये रिक्वायरमेंट होगी. तो एज्यूमिंग कि अभी 2020 में 22 में अभी कोई रिटायर इंडिविजुअल हो रहा है और उसको आज अपनी पूरी एक्सपेंसेस वगैरह को कवर करने के लिए कीपिंग इन माइंड मंथली एक्सपेंसेस, जो भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स एंड ऑल दोज थिंग्स कंबाइंड, कि 1 लाख रुपए की यदि उसको अपनी मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट है. So first of all, as you will see, what I have done is that I have taken the age from 60 to 85, and I have created a 5-year bucket to say कि 60 to 65 की एज की एक बकेट है सिंप्लिसिटी के लिए, 65 to 70 की नेक्स्ट है. इस तरह से हमने 5 बकेट बना लिया, एज्यूमिंग दैट वी आर लिविंग से टिल एज ऑफ 85. Now this 1 lakh rupee what I require today after 5 years at 5% inflation, I will actually require 1.27 lakhs per month, and at the age of 70 I would require 1.62 lakh per month, and this will increase to 2.08 lakh per month and then 2.6 lakh per month when I am at the age of 80. तो ये 5 ईयर की जब हम बकेट में देखते हैं तो फर्स्ट तो इन्फ्रेंस ये निकलता है कि हमारी जो मंथली रिक्वायरमेंट है वो हमारी बढ़ती रहेगी, वो हमारी कांस्टेंट नहीं रहेगी यदि हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर रहे हैं तो. और जब मैं इसको 5% इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट में ले रहा हूँ
उस टाइम में लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन में इसमें एज्यूम नहीं कर रहा हूँ। नाउ व्हाट इज लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, कि आज हम एक सपोज ऑल्टो कार या आज हम स्विफ्ट कार चलाते हैं एंड मे बी 5 ईयर डाउन द लाइन वी फील दैट इतने साल हमने काम किया, नाउ वी आर फाइन, वी आर फाइनेंशियली ओके, सो व्हाई नॉट टू टेक अ कार लाइक से होंडा सिटी और मे बी Brezza or Innova or any other car of that kind. So today, if somebody is driving Alto or Swift, may like to drive Baleno or Honda City at some point of time. So that is called lifestyle inflation. Or if today till now you were going for a vacation to say Manali or to Jaipur, and now you may plan to have vacation, maybe a longer vacation in Andamans, or maybe a vacation with your friends or family in places like Hong Kong or Singapore or maybe any other country. So if you were only doing vacations here, at some point you may like to do vacations outside India also. So that is called lifestyle inflation. But that I am not counting that inflation here. I am only counting कि जो हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस हैं उस पे जो इन्फ्लेशन आएगा वो हमारा बेयर मिनिमम कितना होगा. So if this is my requirement of 1 lakh rupee per month income today, then I have tried to put 3 very common investment options. कि एक इंडिविजुअल सोचता है कि मैं प्रॉपर्टी बनाता हूँ, सेकंड प्रॉपर्टी, एक मैं तो मैं रहता हूँ, सेकंड प्रॉपर्टी बनाता हूँ और उससे मैं अपने रिटायरमेंट इनकम को मैं उस प्रॉपर्टी के रेंट से मैं अपनी पूरी कर लूंगा. तो आज की डेट में एज्यूमिंग अगेन कि यदि मुझे करीबन 1 करोड़ पे 20,000 रुपये का रेंट आता है, तो प्रैक्टिकली इन अ सिटी लाइक दिल्ली और इवन इन गुड़गांव और नोएडा, what you can expect from a 4.55 crore property is actually a 1 lakh rupee rent per month. So आज यदि मैं रिटायर हो रहा हूँ 2020 में 22 में और मुझे यदि ये मुझे अपना रिटायरमेंट इनकम प्लान करना है, तो आई कैन हैव अ रियल एस्टेट ऑफ 5 करोड़ रुपीज टुडे. Another option with me is that I do a fixed deposit that is 2.67 crores and still at a rate of 6% interest, and assuming that I am doing deposit on say name of husband and wife separately, मैंने डिपॉजिट को आधा आधा डिवाइड कर लिया टू रिड्यूस द टैक्स एबिलिटी. तो यदि एफडी पर मुझे 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, तब भी मेरा ये जो 1 लाख रुपी से लेके 2.6 लाख रुपी तक की जर्नी है, ये मेरी कंप्लीट हो जाएगी. और द थर्ड ऑप्शन इज दैट आई क्रिएट एन इनकम फंड फॉर माई सेल्फ, जो इस प्रेजेंटेशन का बेस है कि हर किसी के पास यदि 5 करोड़ रुपया नहीं है, आज वो रिटायर हो रहा है. आई हैव मेट वेरी वेरी फ्यू पीपल, प्रोबेबली हार्डली very few people who are getting retired from private jobs, and if they have 5 crore rupee surplus with them, at least we don't meet too many people. There are people who have more money than this, but I would say not many people have 5 crores or 8 crores or 4 crores when they are retiring today. So if somebody is having 5 crores or more money, obviously 1 lakh rupee per month income is not a problem for him. He can do fixed deposit, he can buy annuity plan, he can do a real estate for rental income. तो जिसके पास 5, 8, 10, 12 करोड़ रुपया है, उसके लिए ये रेगुलर इनकम, रिटायरमेंट इनकम इज ऑफ 1 लाख रुपी पर मंथ इज नॉट एन इशू. बट सपोज किसी के पास नहीं है उतना पैसा, तो आज की डेट में यदि वो रिटायर हो रहा है तो उसको करीबन 2.25 करोड़ रुपए चाहिए अपनी इस रेगुलर इनकम को मेंटेन करने के लिए. Again, the point is that how many people today who are retiring have 2.75 crore rupees ready with them as of today. I'm not saying that if you are 45 age today or 50 age today or 52 age today, you will not have this 2.67. I'm sure you will have this much money or more, but I'm talking about somebody who is retiring today. So again, maybe 10 or 20 or 30 people out of 100 may have this kind of money, but I can say for sure कि at least 60-70% people who are retiring today will not have 2.75 or 3 CR kind of investment only and only for their retirement income. They may have this much money,
बट देन दे मे हैव टू, हो सकता है कि उनको अपने बच्चे की शादी करनी हो या पढ़ाई पूरी करानी हो, तो देयर कुड बी अदर रीजंस वेयर दिस मनी मे बी यूज्ड। बट प्योरली रिटायरमेंट इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2.25-3 करोड़ रुपए अभी बहुत लोग जो रिटायर ऑलरेडी हो रहे हैं, वी डोंट सी दैट हैपनिंग। तो यदि इतना अमाउंट नहीं है तो देन व्हाट इज द ऑप्शन, दैट द सेम थिंग वी कैन हैव विद द इनकम प्लान। इफ वी क्रिएट अ प्लान फॉर आवर रेगुलर इनकम, then even at 1.76 year we can have the same output. So the idea to tell is that if we are having real estate, we may need somewhere say 5 crore rupees for a particular need, लेकिन वही need almost 50-55% of the money से पूरी हो सकती है if we go into deposits and bonds, and the same need can be completed by say much lesser money of only 1.76 year if we are making a income plan, if we are doing it in a proper manner and not only relying only on a particular item for our regular income need. तो इसी एग्जांपल को हम दूसरी तरीके से देखते हैं कि हम यदि अगेन 2022 में यदि हम रिटायर हो रहे हैं, सेम एग्जाम्पल है कि 60 to 65 से 1 लाख का मैं एक्सपेंस मानूं पर मंथ का, देन इट इंक्रीजेस अप टू 2.6 लाख। इट इज एग्जैक्टली द सेम जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था। एंड एज्यूमिंग नाउ कि सपोज अ पर्सन हैज ओनली 1.76 सीआर, मतलब जो इस एग्जांपल में हमने लिया था कि 1.76 सीआर यदि किसी के पास है तो वो इस पूरे रिटायरमेंट इनकम को अपने को प्लान कर सकता है। लेकिन एज्यूमिंग कि किसी के पास 5 करोड़ का रियल एस्टेट नहीं है या किसी के पास 2.5-3 करोड़ का डिपॉजिट नहीं है और किसी के पास सिर्फ से ये 1.76 सीआर है, तो हाउ डिफरेंट इट कैन बिकम इज कि यदि आज मैं 2.25 करोड़ का कोई रियल एस्टेट लेता हूँ तो मुझे 1 लाख रुपए महीने की इनकम तो वैसे भी उससे रेंट से नहीं होती है। आई डोंट नो अबाउट एनी प्रॉपर्टी जिसमें 2.25 करोड़ की हो और मुझे 1 लाख रुपए की उससे रेंटल इनकम हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि यदि मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं एक रियल एस्टेट ले लूंगा और मेरा रिटायरमेंट इनकम उससे क्लियर हो जाएगी, तो फर्स्ट ईयर की भी इनकम मेरी उस फर्स्ट मंथ की भी मेरी इनकम उस रियल एस्टेट से नहीं निकलेगी। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस के 0 ईयर मेरा एक्चुअली इससे अचीव होता है। एंड देन टेकिंग सेकंड एग्जांपल दैट इफ द फिक्स्ड डिपॉजिट इज ऑफ 1.676 ईयर, कि यदि सेम अमाउंट का मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट किया हो, then for 16 years I will be able to get the same income जो हमने यहाँ लिखी हुई है, 1 lakh, then 1.27 lakh at the age of 65, then 1.62 and then 2 lakhs per month। तो ये यदि हम 1.76 ईयर का फिक्स डिपॉजिट बॉन्ड्स वगैरह करते हैं तो 16 साल तक हमारी ये इनकम कंटिन्यू करेगी। बट यदि हम सपोज 85 तक या उसके मतलब 16 इयर्स मतलब 76 की एज हो गई और 76 की एज पे हमारा ये पैसा खत्म हो गया, उसके बाद जो भी हमारे ईयर्स हैं, 2 साल हैं, 9 साल हैं, 12 साल हैं, उस साल हमारे पास कोई अमाउंट एक्चुअल में नहीं होगा। तो इस 1.76 को यदि हम सिर्फ डिपॉजिट्स में भी डालते हैं, क्योंकि देर आर मैनी रिटायरीज वी मीट जिनका 99% पैसा डिपॉजिट्स वगैरह में ही है। कुछ उनका एनएससी वगैरह या कुछ पुरानी होती हैं, बट नॉर्मली दे आर इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट्स और बॉन्ड्स। एंड दे आल्सो आस्क कि भाई बिल्कुल कोई सेफ इन्वेस्टमेंट बताइए। तो यदि हम सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं, यदि हमारे पास लिमिटेड मनी है, जैसा कि यहाँ पर है कि यदि हम 2.25 करोड़ ही रुपए हमारे पास है और हम रिटायर हो रहे हैं, तो हमारा ये पैसा 16 ईयर्स में खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो भी पीरियड हमारी लाइफ का है वो हमारे लिए चैलेंज होगा पूरा करना। And again, taking the same that if we are having 1.76 CR, 76 CR, and if we plan our income, then we can actually complete all 25 years with this 1.76 CR only. तो यदि हम एक ही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे रहते हैं तो उसका जो भी चैलेंज है उस प्रोडक्ट का वो हमें कैचअप कर लेता है कभी ना कभी। तो उसके लिए ये है कि हमें किसी एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पे ना फोकस करके हमें फोकस एक्चुअल में एक ओवरऑल प्लान के ऊपर करना चाहिए। नाउ हाउ टू एक्चुअली प्रिपेयर दैट प्लान। नाउ जो जैसे किसी भी प्लान को हम देखते हैं फाइनेंशियल प्लान को, तो हमेशा ड्यूरेशन
एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करती है कि हमें कोई भी इनकम चाहिए तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, या वो लॉन्ग टर्म नीड ही है। तो हमने कैटेगराइज किया कि एनी इन्वेस्टर कैन एक्चुअली कैटेगराइज हिज और हर नीड्स, कि जैसे स्टूडेंट फी है या स्टूडेंट के एक्सपेंसेस है, वो नॉर्मली 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए होंगे। मतलब स्टूडेंट एक्सपेंसेस कैन नॉट कंटिन्यू फॉर 10-15 ईयर्स और 20 ईयर्स। सो हम जो अपनी नीड है हम उसको सबसे पहले तो कैटेगराइज कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, कि ये शॉर्ट टर्म है तो जॉब लॉस हमारा शॉर्ट टर्म में आएगा, बिकॉज वी अज्यूम कि 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में हम अपने लिए जॉब देख लेंगे। There are some needs like support to parents, medical bills, daughter's financial independence, second income. These needs are something which could be medium term, कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना है 10 years, 15 years, 5 years. So it could be medium to long term. Medical bills can be medium to long term. And then there are requirement like retirement income and special needs childcare or health needs childcare. These two could be really long term needs, because these needs can run for 20, 30 years also, and these needs may not be there only for 5-10 years. तो सबसे पहले तो इन्वेस्टर जो है वो अपनी नीड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमारी जो नीड है वो शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है। एंड देन डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगराइजेशन, एक्चुअली द अमाउंट, जो भी अमाउंट हमारे पास एस्टिमेट होता है और जो ड्यूरेशन हमारे पास है, उसके बेसिस पर हम अपने इन्वेस्टमेंट को और अपने जो हमारी नीड है उसके ड्यूरेशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट को हम प्लान कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में हमारा जो फर्स्ट अजम्पशन है दैट इज 1 to 3 years इज शॉर्ट टर्म. It can vary to some extent. Some may say 1 to 2 years is short term, some may say 1 to 4 years. But just to make it simple, 1 to 3 years we have taken as short term. 3 to 8 years we can assume as medium term. And anything 8 years plus is long term. And why I have taken this, I will show you in next slide that why we have taken this as short term, medium term and long term duration. तो बट द पॉइंट इज दैट जो हमारी नीड्स है हमने उसको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म में हम डिवाइड करें। इस ड्यूरेशन के बेसिस पे हम उनको डिवाइड कर सकते हैं और हम एक अमाउंट का एस्टिमेट करके कि हमें क्या एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, या हमारे पास किस तरह का फंड अवेलेबल है और किस ड्यूरेशन के लिए हम प्लान कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली वी कैन गो टू द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर आवर डिफरेंट नीड्स। सो शॉर्ट टर्म में यदि हमारा नीड पूरी होती है तो देर आर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम, एंड देन देर आर 3 other items which are equity savings fund. Equity savings funds have are mutual funds which are having 15 to 35% equity. So volatility is low, return profile is around 9%. There is a unique investment opportunity called InvITs. We can discuss that in detail in question answer or later, whenever somebody wants to. InvITs are listed securities, units होती हैं जो स्टॉक मार्केट पर लिस्ट होती हैं। इनको हम स्टॉक मार्केट के थ्रू खरीदते हैं और इनमें जो InvITs हैं, जो अभी इंडिया ग्रिड है, पावर ग्रिड है, दे गिव नॉर्मली क्वार्टरली पे आउट्स। तो पे आउट्स आर may vary, but they are more or less fixed. I would not say they are guaranteed, but they are more or less fixed. Though they are currently giving 9% return. And then hybrid equity funds, which are also balanced funds, which normally give 12% return on an average over 3 to 5 year period. So idea is that when we are having a short term need, actually we can go for the safest investment options there. Return is not the criteria, but safety of the money is criteria. So maximum part of the money of short-term needs can be parked in fixed deposits and monthly income scheme. But if there are certain needs where the short-term may become medium-term also, तो जैसे यदि मेडिकल में किसी का बच्चा है या ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन मिला के यदि 6-7 साल की पढ़ाई है,
So that is not a 1 to 3 years period. So if somebody has to support his child as a student for 5-6 years, it means वो जो short term need और medium term need के बीच दोनों का combination हो गया. So whenever we have only pure short term need like job loss, then we can only go for FDs or monthly income scheme for our regular income purpose. But if we see that these need can actually go beyond 2-3 years, it can go to 4-5 years, then equity savings fund, InvITs and hybrid equity funds are also suggested to some extent. Reason being that this 5 to 6.5% that we are getting in FD, because it will not be able to match the inflation, and if our need is 2-3 year beyond, it means that we need to have some growth on some part of the money, and we can't put all the money in 5% for 7-8 years time frame. So idea is not to put whole money for returns in InvITs or equity savings fund or hybrid funds. Idea is that if our short term can become long, medium term by any chance, then some part of the money should be put, because if the money has to be used 4-5 years down the line, then it can be put in equity savings or InvITs or hybrid equity funds also. Then coming to medium term needs, जैसे था पेरेंट्स को सपोर्ट करना या फिर अपने मेडिकल बिल्स को टेक केयर करना. So for this we have guaranteed investment instruments like RBI bonds and senior citizen savings scheme, which everybody is aware, I suppose. And then some part of the money also can be parked to hybrid equity funds and even some part to equity funds. Though there may be a query later that equity funds are risky and why should we put money for 3 to 4 years? So idea is not to put the money in hybrid funds or equity funds for 3 or 4 years only. But if some need of ours, जैसे parents को support करना है, that may continue for 10 years also. So in that case, all the money, if it is put only in RBI bond or senior citizen or FD, again it will not be able to meet the future needs, क्योंकि as we discussed in the initial bucketing slides कि जब एज बढ़ेगी 65-70 होगी, 70 प्लस होगी, तो उस टाइम पर जो मेरा एक्सपेंस है वो मेरा बढ़ जाएगा, मेरा एक्सपेंस बढ़ जाएगा. और एफडी और बॉन्ड में यदि मेरा रेट कम हो जाता है टाइम के साथ, तो मैं उस एक्सपेंस को मीट नहीं कर पाऊंगा. तो अगले 2 या 3 साल या 5 साल का एक्सपेंस मीट करने के लिए मेरे पास सीनियर सिटीजन प्लान हो सकता है, आरबीआई बॉन्ड हो सकता है. बट उस पर्टिकुलर नीड का यदि कोई पार्ट मेरा 8th 9th 10th ईयर में आना है, तो उसके लिए यदि आज मैं हाइब्रिड फंड्स में या इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, तो इट इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज द मनी दैट विल बी रिक्वायर्ड मे बी 8-10 ईयर्स डाउन द लाइन, उसमें ग्रोथ थोड़ी होनी जरूरी है. यदि उसमें ग्रोथ नहीं होगी और वो गारंटीड रिटर्न प्रोडक्ट में रहेगा, तो मेरा जो रिटर्न है वो ओवर द पीरियड कम होगा और मेरी जो नीड है वो वैसे भी टाइम के साथ इंक्रीज होगी. 7.4 still higher than the Coming to long term, once we coming to long term, when we have say 5-8 years 10 years 15 years, मतलब जो नीड हमारी जैसे रिटायरमेंट इनकम है, वंस यू रिटायर तो एवरीबडी नोज कि मतलब आई रियली नीड मनी फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. तो जो गोल्स ऐसे हैं, जो हमारी नीड्स ऐसी हैं जो वाकई बहुत लंबे टाइम रह सकती है, सो उसके लिए हमारे पास जो अभी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं वो है कि हमारे पास रियल एस्टेट होता है रेंटल के लिए, हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, एन्युटी प्लान्स होते हैं, इक्विटी फंड्स होते हैं. आई एम टॉकिंग प्योरली फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो हमारे बॉन्ड्स हैं और एफडीज हैं वो वैसे भी हमारे 2 साल में 3 साल में 4 साल में हमारे मैच्योर होते रहते हैं. तो वो तो लॉन्ग टर्म गोल्स का पार्ट होंगे ही, लेकिन साथ में जो अमाउंट हमें अगेन 10-15 ईयर्स डाउन द लाइन चाहिए, उसके लिए हम जो इन्वेस्टमेंट नॉर्मली हम करते हैं या देखते हैं, वो हम इन प्रोडक्ट्स में एज्यूम करते हैं कि इन प्रोडक्ट्स में हम करेंगे. तो equity funds may have say a long term track record of 14%, real estate has a track record of 8 to 10%, जिसमें 2 to 2.5% आपको
rent आता है and 6 to 8% is the growth of the real estate on an average. Now again somebody may say that real estate, my real estate doubled in 3 years or 4 years. So some things may double over a certain period, but when we look at a long-term history of any real estate, normally 8 to 10% are the returns. And life insurance plans which are giving 6.5% return, annuity plans of insurance companies again giving 5.5 to 6.2% return. So जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नॉर्मली इस तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में हम करते हैं. Now, one point probably I missed, which I would like to highlight, is that we may have, say, short term, medium term and long term goals जो हमने highlight किए हैं. But here the point is कि जब मेरा short term goal है वो तो short term के लिए है, which is fine. But जो मेरा medium term goal है, actually I have to bifurcate this medium term goal into two parts. One is the short term of this medium term and one is the medium term of this medium term. मतलब यदि मेरा support to parents का goal है say 10 years का, तो what I should be doing actually is that I should be bifurcating my entire goal again into these buckets actually. कि मेरा पेरेंट्स को सपोर्ट करने का यदि मैं 10 साल सपोर्ट करूंगा तो पहले 3 साल जब मैं उनको सपोर्ट करूंगा तो वो मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करूंगा. जो मेरा से 3 इयर्स 4 इयर्स बियॉन्ड जो मेरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो इस लॉजिक से होना चाहिए कि वो उनकी नीड मीडियम टर्म के लिए हो जाएगी और हो सकता है कि मेरे को 8-10 इयर्स के बाद भी उनको सपोर्ट करना पड़े. तो जो उनको पेरेंट्स को सपोर्ट में 8 साल बाद करूंगा वो मेरा एक्चुअल में लॉन्ग टर्म गोल हो गया. तो गोल तो मेरा लॉन्ग टर्म है लेकिन मैंने उस गोल को बकेट कर दिया शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म. तो नॉर्मली क्या है कि यदि हम एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज करते हैं एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए कि मैंने एक रियल एस्टेट लिया, उस पर रेंट आ रहा है और मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ, तो वो मेरा शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग सब एक ही में एक्चुअल में हो गया. तो वो शॉर्ट टर्म में मेरे को पूरा नहीं करता है गोल. तो मुझे अपने लॉन्ग टर्म गोल को भी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में ब्रेक करना चाहिए और अकॉर्डिंगली फिर जो हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात कर रहे हैं इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की हमें के हिसाब से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए. उसी तरह से यदि मेरा रिटायरमेंट इनकम का गोल 20, 25, 30 साल का है तो मैं ये देखूंगा कि रिटायरमेंट इनकम जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि जो मुझे 60 to 65 में अमाउंट चाहिए उस अमाउंट को मैं एफडीज और बॉन्ड्स में लगाऊंगा. जो मुझे 65 to 70 चाहिए दैट आई कैन अगेन पुट इन बॉन्ड्स एंड से इक्विटी सेविंग्स फंड्स. और जो मुझे 70 एज के बियॉन्ड जो मुझे पैसा चाहिए उस इन्वेस्टमेंट को मैं हाइब्रिड फंड्स में या मैं उनको इक्विटी फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ. तो मेरा गोल भले ही ये रिटायरमेंट का 5 इयर्स 5 बकेट्स में डिवाइडेड है क्योंकि ये गोल भले ही मेरा 25 इयर्स का हो, बट व्हाट आई हैव टू डू इन माय प्लानिंग इज दैट आई हैव टू बकेट इट इनटू short, medium term and long term, and accordingly actually I should be investing. So I hope this point is clear that even if I have a long term goal I have to break that goal into short term, medium term, long term and invest accordingly. And if we look at if we are able to plan, then I've just put certain examples and what is the money that is required today if we do a proper planning and invest accordingly. यदि if today somebody is retiring and needs 1 lakh rupee income as shown in red color, it means that for that goal today he needs to have say 1.76 CR. If that planning is done as per the short term, medium term, long term, then 1.76 CR should be able to take care of a 1 lakh rupee income starting today. Now, if somebody has got say 3 CR, 4 CR today itself, then obviously that person can plan as we discussed in maybe FD. If he has too much money, he can always buy real estate. But यदि किसी के पास बेयर मिनिमम यदि 2.25 करोड़ रुपए है, उससे भी वो प्लानिंग करके 1 लाख रुपए की महीने की इनकम बना सकता है. यदि जॉब लॉस है, यदि आज हमारे पास कोई 2 करोड़ का कॉर्पस है, तो हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम अपने टेम्परेरीली जो हमारा सैलरी हमने अभी लॉस हो रहा है उसको हम कवर कर सकते हैं. यदि हम प्रॉपर प्लानिंग करके चलें तो एक सपोज एग्जांपल के तौर पे यदि हम 20,000 से सपोर्ट करते हैं अपने पेरेंट्स को, तो वी नीड अ 30 लाख रुपी कॉर्पस एंड दिस कॉर्पस कैन टेक केयर ऑफ देयर 20,000 पर मंथ inflation adjusted money for a very very long time. If we want a second income of say 25,000,
then a 40 lakh rupee corpus is sufficient. When we are talking about this corpus and this income, it means that 25,000 मुझे आता रहेगा और मेरा 40 लाख रुपी इंटैक्ट रहेगा. कमिंग टू अदर एक्सपेंसेस दैट वी डिस्कस, यदि आज 25,000 रुपये हमें किसी कॉलेज गोइंग बच्चे को देने हैं उसकी हॉस्टल बोर्डिंग और रूटीन एक्सपेंसेस के लिए, if we have a 50 lakh corpus, then we can plan that one can get a 25,000 per month income, and this 50 lakh will remain intact for our future use. डॉटर का यदि 25,000 का हम प्लान करते हैं पर मंथ उसकी इनकम का, तो we need a 40 lakh rupee corpus. Now the question will be that in this 25,000 for student fees, why it is 50 lakhs and why it is 40 lakhs for daughter's financial independence? So I will ask this question from our audience. I will not answer this question here right now. Again, same thing, 25,000 if we need for childcare, 40 lakhs is required, we can take care of that. If we have a 15,000 rupee medical bills, if we have a 30 lakh rupee fund, then we can take care of this medical bills, inflation adjusted, and this 30 lakh rupee will still remain intact. So these are just some examples to show that if we have this kind of money with us, we can plan for monthly income and we can keep our money intact. But assuming that we are putting all this money in savings account or bank FD, then with this corpus, this income will not happen. Or if we will withdraw this much income, then this corpus, whatever we are talking about, this will keep on diminishing. ये कम होता चला जाएगा. यदि मैं 25,000 की इनकम लेता हूँ एफडी से और 50,000 का मैं 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो ओवर द पीरियड ये 50 लाख मेरा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये जो 25,000 का खर्चा है बच्चे का, ये 25,000 एक साल बाद 2 साल बाद रहेगा नहीं, ये 25 से ज्यादा हो जाएगा. और लुकिंग एट द लॉन्ग टर्म ट्रेंड, जो आज मेरे को 5-6% इंटरेस्ट मेरे को बैंक से आता है, वो ओवर द पीरियड ऑफ 2-3-4 years, दैट इंटरेस्ट में ऑल्सो it may not go down in a near term, but ultimately it may also reduce by 0.5% or 1%. तो यदि हम प्लान करते हैं तो एक रीजनेबल कॉर्पस से भी हम अपनी काफ़ी रेगुलर इनकम नीड्स को पूरा कर सकते हैं. एंड इफ वी आर ओनली पुटिंग इन सम safe instrument, so called, or some very large ticket size real estate, then we definitely need lot more money. And if we are not putting more money, then it means that our corpus will reduce with time. One example quickly I want to take. Normally when we talk about regular income, rental income is the first that comes to mind. But I want to share today, there is something called systematic withdrawal plan in mutual funds, because some people are not aware about this facility, so I am sharing this. That in funds there is a systematic withdrawal which is reverse of systematic investment plan. SIP में हम हर महीने बैंक से पैसा देते हैं, एंड सिस्टमेटिक विड्रॉल में हर महीने हम पैसा एक्चुअल में बैंक के अंदर फंड से लेते हैं. तो आई एम टेकिंग अ वेरी रियल एग्जांपल, अ प्रॉपर्टी इन लाजपत नगर 1.25 CR इन 2011, उसका मंथली रेंट 25,000 होता था. Today that property is 2 crores. I am telling you the real picture, and you know, the rent that I would have got from that property in 10 years at 25,000 rupee per month, and assuming that the rent increases by 5%, I would have got total rent of 37.75 lakhs in these 10 years, from 2011 January till December 2020. Assuming I have put the same money in a hybrid equity fund, a balanced fund, I am talking about a real fund. This is not a hypothetical example. मतलब एक्चुअल में इस फंड में यदि एक फंड है जिसमें यदि हमने अमाउंट डाला होता सेम 1.25 CR सेम 1 जनवरी 2011 को, और हमने तभी से मंथली इनकम उसमें SWP हमने बनाया होता 62,500 का, तो आज वो रियल फंड वैल्यू 31 दिसंबर 2020 को उस फंड की एक्चुअल में फंड वैल्यू 2.5 करोड़ है, और टोटल विड्रॉल जो उस फंड से हुआ टिल 31 दिसंबर इट वाज 75 lakhs. तो ये मैं आपको 2 रियल एग्जांपल बता रहा हूँ. ये प्रॉपर्टी का भी रियल एग्जांपल है लाजपत नगर का. अगेन इट मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, अ रियल एग्जांपल, बट एंड दिस इज अबाउट वन पर्टिकुलर हाइब्रिड इक्विटी फंड. So you can see the difference
एंड द ब्यूटी ऑफ दिस सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कि मैंने अमाउंट भी एक्चुअल में ऑलमोस्ट डबल विड्रॉ किया, डबल से भी ज़्यादा विड्रॉ किया इस पीरियड में, एंड माय फंड वैल्यू एक्चुअली बिकेम डबल. नाउ हियर सम इन्वेस्टर्स में से कि 10 साल में 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी भी 2.5 करोड़ की हो जाती है. I may agree to it, there is no problem, but then my withdrawals were actually large even at that time. मतलब यदि एक इंडिविजुअल ने 25,000 की रेंट से शुरू किया था तो दूसरे इंडिविजुअल ने 62,500 के मंथली विड्रॉल से शुरू किया था. तो जो विड्रॉल है मेरा वही एक्चुअल में मेरा डबल हो गया इस पीरियड में. तो इवन एज्यूमिंग की प्रॉपर्टी भी डबल होती, फंड भी डबल हुआ, लेकिन मेरा विड्रॉल भी फिर डबल हुआ. तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान इज अ वेरी गुड ऑप्शन. In one of our some session we will discuss it in more, but this is one thing which I wanted to share, that our investors should keep in mind that a systematic withdrawal plan from a mutual fund is possible, and we can always consider that what return we can get, we can always discuss, but this is a very beautiful option. And उसमें एडवांटेज भी ये मिलता है कि इसमें 100% हमें लिक्विडिटी मिलती है. हम उस अमाउंट को जो हमारा गेन हो रहा है 1.25 से जो 2.5 CR हुआ है, वी कैन ऑलवेज विड्रॉ सम पार्ट ऑफ द मनी, वेयर इज इन फ्रॉम प्रॉपर्टी वी कैन नॉट विड्रॉ पार्ट मनी, वी हैव टू सेल द प्रॉपर्टी इन फुल. लेकिन यहाँ तो मेरा फंड यदि 2.5 करोड़ का हुआ है और मुझे 10 लाख रुपए यदि अपने बच्चे को देने हैं या कुछ और यूज में लेने हैं, तो आई कैन ऑलवेज विड्रॉ दिस 2.5 some money or this entire 2.5 CR. And assuming that today if I want to withdraw, अभी ये 2.5 करोड़ का हो गया है, तो even I can withdraw 1.25 lakh rupees from this fund, still this fund will keep on growing. जबकि वो जो रेंट है वो 25,000 रुपए से अभी एक्चुअल में 50,000 रुपए ही हुआ है. दैट हैज नॉट गॉन अप. मतलब वो वहां से डबल ही हुआ है और वो अभी भी उस मंथली इनकम से कम है जो मंथली इनकम से हमने एक टाइम पे शुरू किया था. तो one can look at systematic withdrawal plan. It is a very good replacement of rental income. Now disclaimer is that mutual fund investments are subject to market risk, but the return that we are talking about is actually last 20-year return. मतलब जो पिछले 10 साल में आया है वही पिछले 20 साल का रिटर्न है. So not that we are taking some superficial return in our calculation. This is an actual return and a very normal average return which the market has given and which is it is expected to give. Quickly, key points. Regular income can be planned for regular expenses without disturbing the capital. Capital intact rahega, still we can have a regular income. Income need to be divided in short term, medium term, long term, as we discussed. कि हम शॉर्ट टर्म वाले को शॉर्ट टर्म में रखें, मीडियम टर्म वाले को हम शॉर्ट और मीडियम में डिवाइड करें, और लॉन्ग टर्म नीड को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड करें, और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को चूज करके अपना प्लान बनाएं. शॉर्ट टर्म में जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं उस पर हमारा फोकस सेफ्टी पर होना चाहिए. रिटर्न शुड नॉट बी द कंसिडरेशन. मीडियम टर्म के लिए सेफ्टी प्लस ग्रोथ शुड बी द कंसिडरेशन. सेफ्टी भी चाहिए बट ग्रोथ भी चाहिए. और जो लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं उसमें ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सेफ्टी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उस टाइम बीइंग के लिए, क्योंकि सेफ्टी जिस पीरियड के लिए इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए वो हम ऑलरेडी उसके लिए प्लान कर रहे हैं. एंड लास्टली टू वी शुड ऑलवेज कंसिडर, हम जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए अपना रेगुलर इनकम के लिए, तो फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी और टैक्सेशन तीनों कंसिडर करना चाहिए. हमारी कोई इनकम रेगुलर इनकम नीड है, यदि वो नीड ही चेंज हो जाती है या खत्म हो जाती है, तो आवर इन्वेस्टमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल कि हम किसी और नीड पे उस इन्वेस्टमेंट को यूटिलाइज कर सकें. ऐसा नहीं हो कि हमने एक नीड के लिए एक इन्वेस्टमेंट लिया, वो नीड खत्म हो गई बट वो इन्वेस्टमेंट वैसा का वैसे ही रह गया और वो मेरी जो और दूसरी नीड्स है उनको वो केटर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है. सो आइडियली वी शुड हैव अ flexibility, liquidity and taxation also into consideration. If you know I would say I can have questions on this session first, and then quickly once these questions in this session are over we will just talk about the market for 5 minutes. So participants can unmute themselves and you can please have questions on this presentation. You're most welcome. And thanks for patiently listening to me for this long period.
Pawan, this is Shihab. Yeah, hi Sehab, how are you doing? I'm good. I'm good. Thank you. Thank you. Yeah, Sehab, tell me. Yeah. Actually, I would like to know, based on my current portfolio, for example, for anyone's portfolios, how would we know that what are the short-term, medium, and long-term goals? How should we decide? Okay, so you are saying that how should we decide what is your short-term, long-term, medium-term goal? Hello? Based on my portfolio, like for example, individual current portfolio, we have some money invested already, right, Sehab. Sehab, so see, the portfolio is supposed to meet the requirement. Okay, we are not supposed to know the need from the portfolio. मतलब उल्टा नहीं करना है अपने को नीड के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो के हिसाब से हमें नीड डिसाइड नहीं करनी है, राइट? तो अभी जो पोर्टफोलियोज मेजरली see every investor has his portfolio, her portfolio defined from their need perspective. तो अभी मैं आपके पोर्टफोलियो को इस कॉल में लंबा डिस्कस ना करके मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि करंटली योर पोर्टफोलियो इज कीपिंग इन माइंड योर लॉन्ग टर्म चिल्ड्रन, योर रिटायरमेंट, फ्यूचर, मतलब मेजर गोल्स कमिंग इन, उसके लिए ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है. So if we will have some short term goal, like for example आपका नहीं है लेकिन like say we have an investor whose idea was that कि every month I should have a regular income, okay? तो उसको अभी से regular income investor को चाहिए, तो उसका पोर्टफोलियो उसी तरह से डिजाइन हुआ है कि कुछ पार्ट उसका पोर्टफोलियो का ऐसा है जो शॉर्ट टर्म नीड मतलब इन्वेस्टमेंट में सजेस्टेड है, कुछ पोर्टफोलियो मीडियम टर्म के लिए, कुछ पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए. तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज डिस्कस्ड विद द इन्वेस्टर उसके पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट होता है. आपके क्वेश्चन या आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड ये है कि अभी वो पोर्टफोलियो कम से कम 5-10 इयर्स डाउन द लाइन ग्रोथ ओरिएंटेड बना हुआ है. यदि कोई शॉर्ट टर्म नीड होगी तो और या मीडियम टर्म नीड से अप, सो देन वी कैन डिस्कस सेपरेटली 1-to-1 probably. But right now, I'm more than interested. Yeah, okay, thank you. I will connect with you separately. Yeah, thank sure. you, Tanmay. Thank you. Thank you. Thank you. Hi, Pawan. This is Ashwani. Yeah, hi, Ashwani. First of all, good evening. Yeah, first of all, thank you very much for insightful session. I have one question, right? So you have presented the plan saying that if somebody is getting to retire in 2022, then they need 1 lakh rupees of the income. Then this is the corpus or maybe the total equity. Assuming certain things. Yeah. So my question here is, right, if somebody at the age of 41 at this moment, right, and he or she is getting or planning to get retired somewhere after 15 years or 20 years, so how much amount they have to put in into the mutual funds or maybe the SIP, right, so that they can get a decent amount after 20 years during the retirement? It may not be necessary that you would be answering this question right away. Maybe you can send me some calculation around that so that I can plan accordingly. Yeah, definitely. So Ashwini, I understand your question. The only thing is that obviously the calculations have to be done, okay? And apart from calculations, maybe some more things need to be discussed with every individual, with you also, okay, to arrive at that plan, because the same plan cannot go to each and every individual. Every individual will have certain things which are different, okay, mindset, background, and all those. So that can be done. The only idea of this call probably has already got to you is that suppose the goal that you are telling me is actually a long-term goal, correct? So this is, I would categorize this as a long-term goal. And this long-term goal, as of now, as you are saying, it is 15 years down the line. It means it completely goes into the green bracket, which is like 8-10 years down the line. So the plan will be made as per the green bucket basically, and then as the goal will approach, okay, that is how we work. We are already working for many years. That as the goal will approach, at that time maybe some part of your green will come to yellow and then some part will come to red also. I'm just telling color, just to highlight it, that when you are supposed to retire, maybe 2-3 years before that, actually some part of the money will go to, safer investments. I hope you are getting the point. So as the goal approaches, actually the band actually shifts, okay? What may be totally green today, it may become yellow after 10 years, and then it may become,
read after 15 years. So depending upon that situation at that time, the investment will be shifted or juggled or rebalanced, I would say. But as of today, if you are telling me 15 year down the line retirement, it means the entire goal is green, and then the planning will be done accordingly. And that planning can sure, be done, Pawan. one-to-one only, because it's Yeah, a very sure, Pawan. So- specific question. Yeah, sure, Pawan. So definitely we can connect back maybe next week somewhere, Definitely. and then we definitely. can discuss it further. Next week. Yeah. All right. We will do that. All right. We'll Thank you. do that. Yeah. Thanks. Pawanji, good evening. Anand Makwana here. Yeah. Hello, Mr. Makwana. How are you doing? I'm fine. I'm fine. Yeah. So you're going to given a very good presentation. Thank you. I would just like to know one thing, that if you are planning for short term, medium term, and long term, with only equity or hybrid equity fund way, is it not risky, or whether we should have a balanced way of doing it? Okay, Mr. Makwana, if I, just take the presentation, then in short term, I had actually mentioned this very clearly that short term safety is more important. Okay. And Okay. like fixed deposits, bonds, or, monthly income scheme are the right options. I mentioned equity savings and hybrid funds with the disclaimer that in certain cases, if my short term is actually going towards medium term, there are certain short term needs which may actually become medium term. So say suppose your child is going into post graduation only for 2 years. Okay. Right. Then you may say that, okay, my student expense is only required for 2 years, which is very, very short term. But suppose a child is going to, graduation engineering today, and then he plans to do post graduation after that, or maybe some Right. MBA, or maybe engineering post graduation or something else. Then it means that it is like 6-7 years journey which he is supposed to take. It is not so for you, a postgraduate student, it may be a 2-year journey, but somebody who is going for graduation, it may be a 6-year journey. Somebody who is going for medical, it may be a 10-year journey actually. Right. So depending upon, so when I say that short term means safety is important, but if my short term is getting into medium term, then 10, 20, 25% money, depending upon my situation, I need to put in that equity savings or hybrid. Reason being, the money that I will require after 4, 5, 6 years, actually the requirement will increase. Okay. Right. Suppose 25,000 I am giving my child today. After 1 year, the inflation will not matter much. But this 25 will Right. actually become 40,000 after 4, 5 years. Okay. Right. Now, after Right. 5 years, if my child asks me for 40,000 and if my FD is actually same 25 lakh rupees, giving me same interest of 25,000 per month, I'm just taking a rough example, then it means I Right. will have a challenge at some point of time. So if my goal Okay. is something which is supposed to run 5, 6, 7 years, then that 7th year money or 6th year money I can put in growth today. And that growth also I'm not taking, so maybe 20% only money I am putting in that growth aspect. And that growth aspect is also in maybe in equity savings, which has only 20% equity. That's why it has Okay. got a return of 9-10%. So I'm not putting even that 20% money into pure equity. So maybe So the 80% finalization money of goal is actually- the most important thing. Pardon? Finalization of goal is the most important thing to really go for the long term or short term or medium term. Yes, because otherwise, if we are not doing that, then we will get stuck somewhere. Either the return will be lesser, or we will need more money, or we will have to compromise on the expenses part. कि मैं अपने बच्चे को बोलूंगा भाई I don't have this much money, 25 चाहिए, मैं तो 20 दे सकता हूँ, you do whatever you want. So that is also possible कि somebody may say this also to the child, there is no problem, but बच्चे को कह पाएंगे, लेकिन यदि कोई और रिक्वायरमेंट है तो हम हर चीज में तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना हर पॉइंट पे. And the idea of planning is what? See, Mr. Makwana, what is the idea of planning? What is the idea of you and we talking? Idea is that if we know all these things beforehand, then we can plan accordingly. अब प्लानिंग करके भी कोई चीज नहीं हो पाती है, then we will look at later. लेकिन ये नहीं होना कि 5 साल बाद ये लगे कि यार ये किया होता तो बेटर रहता, पहले नहीं बताया किसी Absolutely right. Yeah. को.
Okay, thanks, Pawan. Yeah. Idea is not to take risk on the investments. Idea is to have only risk only on that much investment which will be required after 5-8 years or so, not today. Right. Thanks, Pawanji. Yeah, thank you. Hello. 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 Yeah, Pawan. Hi, this is Colin here. Yeah, hi Colin. Good evening. I wanted to know, suppose you wanted to plan for like buying a place, property, as well as also putting for saving for your retirement long term, right? So what should you do? What instrument is required like for saving at the same time, so that you can accumulate enough of money for your retirement, like say 20 years down the line? Right. So very good question, because it is a very pertinent question, I would say. It's a because there is always multiple options available of how to actually plan for a retirement fund. But then here I would say actually it works backwards, Mr. Colin, that what is the kind of money that I'm looking on retirement. So suppose, say I am 40 years age, after 20 years say I will retire, and I'm looking at 1 lakh rupee income today. So something, say 1 lakh rupee today, which may become say 2 lakh rupees after 20 years. Okay. So the calculation is reversed, that okay, if I need 2 lakh rupees at that time, then what is the minimum amount I need to create? So the amount may be that I need to create a corpus of say 5 crores or 3 crores at that time to get this income. Now, to create that corpus of 5 crores, you may need say 50,000 rupee per month if you invest at 14-15%. You may need 80,000 rupee per month if you invest at say 7-8%, and you may need maybe 1.5 lakh rupee per month if you invest only at 3.54%. Means if you are putting all your money in FD, after tax, if it is giving you 3.54%, then you will need a lot of money to invest to get the same corpus of 5 crores after 20 years. But if you are having and if you invest at 8-9% investment, then you will need lesser money. And if you are investing at 14% investment, you will need much lesser money. So it will depend how much money you are able to put right now, okay, as an investor. So if an investor says that, okay, I can put 5 lakh rupee per month, okay, so he may be able to create a corpus of 5 crores even if he puts all the money in bank FD. But if I can't afford 5 lakh rupee per month only for my retirement, if I have only 50,000, 1 lakh rupee per month, then obviously I will see that what is the return I need to generate to actually get there. क्योंकि जो मेरा फंड बाद में बनेगा, मुझे जो 60 की एज पे फंड चाहिए होगा, उसको बनने के लिए 2 कंपोनेंट हैं कि मैं अमाउंट कितना डालता हूं और उस पर मैं रेट ऑफ रिटर्न क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं. यदि रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है तो मुझे आज कम अमाउंट डालना है, लेकिन यदि रेट ऑफ रिटर्न कम है तो मुझे ज्यादा अमाउंट डालना है. तो ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. तो हर इंडिविजुअल के लिए ये अलग प्लान बन सकता है कि उसकी खुद की एक्सपेक्टेशन क्या है इंडिविजुअल की, आज उसके पास कितना सरप्लस अवेलेबल है, और उसके बेसिस पे उसको कहाँ इन्वेस्ट आइडियली करना चाहिए एज पर सजेशन. यू मे और मे नॉट डू एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि नहीं, मैं फंड की जगह मैं तो एक रियल एस्टेट लेना चाहूंगा. यू मे डू दैट, बट calculation will tell you that what will serve your purpose, what will not. After that you can decide कि नहीं ठीक है, calculation कहती है कि real estate work नहीं करेगा, but still I will like to buy real estate. So that is a very personal choice. Suggestion may be different, choice may be different, but if you go strictly by your plan, then it will depend upon how much money you can put and how much where are you putting, because आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि वो आपको वैल्यू क्या जनरेट करेगा. तो कीपिंग दीज 2-3 वेरिएबल्स इन माइंड, actually this plan has to be made independently with every individual. We can always discuss with you on a one-to-one basis, but all because this is not a fixed product item कि इसमें हम करेंगे तो ये अचीव हो जाएगा. Because it is a plan which considers various variables at the same time. That's why it has to be planned on a one-to-one basis. तो इसका स्ट्रेट जवाब नहीं है मेरे पास. बस मैं ये बोल सकता हूँ कि
हम कितना डालेंगे और किस रेट पे डालेंगे, उसके बेसिस पे ही हमारा फ्यूचर में डिफाइन होगा कि हमारे पास होगा क्या। Okay. Thank you, Pawan. Pleasure. Sumit has raised his hand. Hello, Yes, good Sumit. afternoon. Yeah, this is Sumit. Yeah, hi, Yeah, Sumit. actually, just I wanted to clarify regarding this equity and hybrid equity, which you are going through this presentation. Right. So, before going in depth, I would just like to understand what is the difference between the two and where should we invest to achieve a higher gain? Which is the best option out of these two? Okay. So, Sumit, actually, equity-based funds are divided in different categories. तो जो प्योर इक्विटी फंड्स, डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं, नॉर्मली उसमें 100% वो स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं. ओके. If the market falls 10%, they fall 8%, 9% kind. If the market goes up 10%, they also go up 10, 11%. Right? So जो प्योर इक्विटी फंड्स होते हैं, वो अच्छे फंड्स जो है वो मार्केट से बेटर रिटर्न्स जनरेट करते हैं ओवर द पीरियड. ओके. और उनकी वोलेटिलिटी भी अकॉर्डिंगली रहती है. तो if we have a time horizon or of say 5, 8, 10, 15, 20 years, then we can go for investment in pure equity funds. Then there are hybrid funds. Hybrid का मतलब है दो चीजों का मिक्सचर. तो उसमें आपके डेट भी होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स भी होते हैं, और उसके अंदर इक्विटी भी होती है. तो जो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स या बैलेंस फंड्स कहलाते हैं, उनमें नॉर्मली 65-70% इक्विटी होती है और 30% उसके अंदर डेट होता है. तो देयर वोलेटिलिटी इज डेफिनेटली लेसर देन द प्योर इक्विटी फंड्स. Their returns are marginally lower. Marginally, I am saying they are not very low, but marginally lower. तो यदि इक्विटी फंड आपको 15% रिटर्न देगा, तो बैलेंस फंड आपको anywhere 12 to 13% वो आपको वो भी रिटर्न दे देता है. 1-2% कम दे देता है इक्विटी फंड से, लेकिन उनकी वोलेटिलिटी कम होती है. And then there is a third category which I had mentioned is equity savings. उसमें नॉर्मली 15 to 35% की इक्विटी होती है. उसकी वोलेटिलिटी बहुत कम होती है. Market if falls by 10%, they fall by normally 2.5-3%. तो वोलेटिलिटी कम है, उनका रिटर्न प्रोफाइल नॉर्मली एनीवेयर बिटवीन 8 to 9.5% होता है. तो दे आर फॉर अ रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ लाइक 3-5 years plus, they are very useful replacement of fixed deposit kind of products. उतनी गारंटी नहीं होती, सेफ्टी नहीं होती, लेकिन यदि हम 4-5 years के लिए पैसा रख रहे हैं तो उसमें एफडी से हमें थोड़ा बेटर रिटर्न रहता है, इन्फ्लेशन से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न उसमें आता है. तो जो पैसा हम इक्विटी सेविंग्स में लगाते हैं, उसमें हम इन्फ्लेशन को एडजस्टेड उससे बेटर रिटर्न हम जनरेट कर पाते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द गोल, डिपेंडिंग अपॉन द इन्वेस्टर प्रोफाइल, उसका खुद की अंडरस्टैंडिंग, उसकी मतलब उसका खुद का व्यू क्या है, उसके बेसिस पे द ग्रोथ मनी, द लॉन्ग टर्म मनी कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस इक्विटी सेविंग्स, हाइब्रिड एंड प्योर इक्विटी फंड्स. सो वो गोल टू गोल डिपेंड करेगा, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करेगा, बट ब्रॉडली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री फंड्स. इनमें जो वोलेटिलिटी का प्रोफाइल है वो डिफरेंट है, और उसी के अकॉर्डिंगली उसका रिटर्न प्रोफाइल भी डिफरेंट है. Okay, thank you. आपका क्वेश्चन ये था कि बेस्ट रिटर्न किस में आएगा. तो सी, बेस्ट रिटर्न इज डिपेंडेंट अपॉन टाइम ऑल्सो, कि यदि आप 10-15 years 20 years के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिटर्न्स डेफिनेटली जो सुपीरियर है वो प्योर इक्विटी फंड्स में आएंगे. इक्विटी सेविंग से ज़्यादा प्योर इक्विटी में ही आएंगे, ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ आएंगे, लेकिन ज़्यादा उसी में आएंगे. लेकिन हर गोल के लिए, हर टाइम के लिए हम प्योर इक्विटी ले नहीं सकते हैं. अब यदि किसी को 3-4 साल के लिए पैसा लगाना है, तो हम प्योर इक्विटी उतना प्रेफर नहीं करेंगे. इक्विटी सेविंग्स और हाइब्रिड फंड्स बिकम फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर दैट. तो इक्विटी सेविंग्स को हम क्यों प्रेफरेंस देते हैं उस शॉर्ट पीरियड पे? क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे थे शॉर्ट टर्म गोल में, कि यदि किसी का बच्चा कॉलेज जा रहा है और 5-6 साल की उसको टोटल पढ़ाई करनी है, और मैं उसके लिए एक फंड क्रिएट कर रहा हूँ जो उसको रेगुलर इनकम देगा, तो मैं उसकी नेक्स्ट 2-3 years की इनकम तो मैं एफडी वगैरह से पूरी कर दूंगा, क्योंकि 1-2 साल में इन्फ्लेशन का उतना इम्पैक्ट नहीं आता है मेरे खर्चे के ऊपर. लेकिन 4-5 साल में मेरा जो खर्चा होता है उसके ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट विजिबल होने लगता है. तो जो पैसा मुझे पता है कि मैं 4th, 5th, 6th ईयर में अपने बच्चे को दे सकता हूँ, उतना पार्ट में कम से कम इक्विटी सेविंग्स टाइप के इन्वेस्टमेंट में करूंगा, क्योंकि वो मुझे कम से कम इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दे देगा.
Okay. मतलब यदि 25,000 का मेरा खर्चा 30,000 हुआ, तो जो आज मैं 25,000 के लॉजिक से इन्वेस्टमेंट इक्विटी सेविंग्स या हाइब्रिड में करूंगा, तो मुझे 30 की जगह 31 या 32 मिल जाएगा उस टाइम। लेकिन यदि मैंने एफडी में 6वें साल का या 5वें साल का पैसा डाला, तो पता चला मेरा खर्चा तो बढ़ गया 5%, लेकिन मेरा एफडी का रेट या तो वही रहा या कम हो गया, तो मैं 30,000 दे ही नहीं पाऊंगा ना अपने बच्चे को। क्योंकि एफडी पे तो यदि आज मुझे 25 आ रहा है तो 25 ही आएगा ना बाद में भी, 5 साल 4 साल बाद भी 25 आएगा। Okay. आप समझे, एफडी से जो मुझे आज पैसा आता है मोर और लेस वही आएगा, लेकिन मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। तो उस खर्चे को बढ़ने के लिए मुझे पैसा कुछ ऐसा जगह लगाना है जहां पर वो एफडी से बेटर रिटर्न दे, मुझे इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे। I understood. Actually, I was not talking about FD, but मैं इन तीनों में से जानना चाह रहा था कि best. So you told that it is equity. हाँ, वो ड्यूरेशन के बेस पे बेस्ट है एक्चुअल में सुमित। मतलब ये ध्यान रखिएगा, आप यदि 1, 2, 3 साल के लिए लगा रहे हैं तो आप प्योर इक्विटी भले ही वो रिटर्न ज्यादा दे दे, बट वो सजेस्टेड नहीं होगा, राइट? तो आपका ड्यूरेशन जो है उसके हिसाब से आप कर लीजिए। आप रेड, येलो, ग्रीन वाला जो एक बेसिक टेम्पलेट इस तरह का कुछ बना लीजिए कि भाई इतनी शॉर्ट के लिए मेरे को इक्विटी सेविंग्स करना है, इतना हाइब्रिड, और उसके बाद के लिए मैं सारा इक्विटी में कर सकता हूँ। देयर इज नो प्रॉब्लम। Okay, thank you. Yeah, thank you Sumit. Pawan, there is a question that what should be the ratio in mutual funds, property and FDs for an investor? So again we will go back to our plan that how much money, what is the value of property we are planning, how much money we have, ultimately किस गोल के लिए हम कर रहे हैं। यदि हमारा लॉन्ग टर्म गोल है, रिटायरमेंट इनकम गोल है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट इनकम गोल है, तो अगेन हम क्या इनकम हम अपनी देखते हैं कि हम 1 लाख की देखते हैं, 50,000 की देखते हैं, 1.5 लाख की देखते हैं। मेरी खुद की फैमिली की नीड क्या है वो मैं देखूंगा। उसके बेसिस पे वो फ्यूचर में उसकी कितनी मेरे को रिक्वायरमेंट होगी वो मैं देखूंगा, और उसको फिर मैं रेड, ग्रीन और येलो बकेट में बनाऊंगा। एंड अकॉर्डिंगली आई विल सी दैट हाउ मच मनी आई रिक्वायर, and whatever investment option will fulfill my need with the least of the risk, I will go with that option. तो मतलब रियल एस्टेट में या फंड में हम कितना प्रोपोर्शन करें, it can be 100% in real estate, it can be 100% in funds. That is not the thing. The thing is that my goal should get completed. वो किस तरीके से complete होगा, वो तरीके का मैं एक्चुअल में टूल देखूंगा। मैं एक फिक्स फॉर्मूला नहीं बनाऊंगा कि 70% रियल एस्टेट और 30% रियल एस्टेट। दिस फिक्स फॉर्मूला विल नॉट वर्क। एक आदमी है जिसके पास 1 ही करोड़ रुपया टोटल है और भी वो रिटायर हुआ है, तो उसका फॉर्मूला रियल एस्टेट और एफडी और म्यूचुअल फंड का सेम नहीं हो सकता एज कम्पेयर टू अ पर्सन जो आज रिटायर हो रहा है और जिसके पास 6 करोड़ रुपया है। मेरे पास कितना पैसा है उसके बेसिस पे प्लान बनेगा, उसके बेसिस पे प्रोपोर्शन डिसाइड होगा कि कहाँ मुझे कितना लगाना चाहिए। ओके, इसी के एक्सटेंशन में पवन एक और क्वेश्चन है कि अगर किसी के पास एनफ है, मतलब कि काफी है, तो क्या उसको एक माइंडसेट होता है कि प्रॉपर्टी क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हो जाती है, तो क्या उसको फिर प्रॉपर्टी में ज्यादा लगाना चाहिए? यहाँ पर यदि किसी को ये लग रहा है कि एनफ है, तो एक तो ये कि वो किस कैलकुलेशन से लग रहा है उसको एनफ है, मतलब जरूरत से ज्यादा है। और तो वो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो जो इन्वेस्टर को जरूरत से ज्यादा लग रहा है वो वाकई कितना ज्यादा है। ओके, एंड वंस यू गेट इनटू कैलकुलेशंस एंड वंस यू रिवर्स, और फिर यदि ये लगता है कि नहीं मेरी रिक्वायरमेंट तो 5 ही करोड़ की है लेकिन मेरे पास तो 100 करोड़ रुपया है, ऑब्वियसली ही कैन गो 100% इनटू रियल एस्टेट। ही डजंट नीड टू हैव एनी फंड। मतलब यहाँ पे नहीं, हम क्वेश्चन को किस भी तरह से करें उसका आंसर यही होगा कि हम पहले कैलकुलेट करेंगे। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा है, हम पहले ये कैलकुलेट करेंगे हमारे पास कितना है और हमें क्या रेंटल इनकम आती है, हमारी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी। यदि हमें कोई अपनी एक प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी तो हम क्या मेंटली रेडी होंगे उसको बेचने के लिए? क्योंकि आप ये भी कर सकते हैं कि यदि आपकी रेंटल इनकम कम है तो आपके पास 5 प्रॉपर्टी है, आप एक प्रॉपर्टी बेच दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है या कितनी उसके पास फंड है, वो किस तरह की उसकी प्रॉपर्टी उसको रेंटल इनकम देंगी, उसकी खुद की लाइफस्टाइल क्या है, ऑल दीज थिंग्स विल मैटर यू नो
इन दिस कैलकुलेशन। जो किसी को एनफ लग रहा है वो एनफ है कितना, वो भी तो उसको समझना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अभी जैसे मैं बताता हूँ, कुछ लोग रिटायर होते हैं, उनको लगता है कि 50 लाख ग्रेजुएटी फंड ये मिला, 1 करोड़ 1.5 करोड़ हो गया, दे थिंक दैट दैट मनी इज सफिशिएंट, ओके, बट दैट मनी इज नॉट सफिशिएंट। तो व्हाई वी आर फीलिंग सफिशिएंट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर इन्वेस्टर, please forgive me if I'm not saying about any particular individual, but at times, because a lump sum money we see normally, that much money first time in our hand, कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया, 1.5 करोड़ हो गया, हमें लगता है कि वो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो हमारी जितनी लाइफ है, जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स है, उन सबके लिए वो सफिशिएंट है या नहीं, ये तो ओनली व्हेन यू कैलकुलेट देन ओनली कम टू नो। अभी आप किसी को 50 लाख रुपया हाथ में दोगे, जिसकी इनकम सपोज 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए साल की है, उसको आप 1 करोड़ रुपया दे दो, उसकी फैमिली को तो लगेगा पता नहीं क्या हो गया है। बट फैक्ट इज कि यदि सपोज अनफॉर्चुनेटली यदि कोई विडो है जो 35 ईयर ओल्ड है और उसके 2 बच्चे हैं और 1 करोड़ रुपया उसको टर्म प्लान से मिलता है, विच हैपेंस प्रैक्टिकली, वी सी दैट ऑलरेडी, दैट 1 करोड़ इज नॉट सफिशिएंट। बट फैमिली को तो लगता है कि 1 करोड़ इज वेरी वेरी बिग अमाउंट, बिकॉज उस फैमिली ने 1 करोड़ देखा ही पहली बार होता है एक साथ। तो sometimes we may not exactly have too much money, we may feel we have too much money, but we may not have, and if somebody has, you know, he is very lucky, he is very fortunate, and then he can do whatever he wants, there is no problem. Okay, there is a query in the chat box about explaining again red, yellow and green color options. Okay. Also, just elaborate on this, ki how with the combination of FD, equity funds or other options, we can layer and plan our income for 2-3 years, 2, 3 or 5 years. So just sharing the screen again. I assume we are talking about this. Yes. Okay. So I will come to, as an example, I'll take this. See, I'll take another different example. Suppose somebody has to support the parents, or I would say take retirement expenses example, which is already there, that कोई बंदा रिटायर होता है और उसको रेगुलर इनकम चाहिए आज से 22 से, तो सारी जो भी इनकम है वो आज ही तो बंदे को नहीं चाहिए होती है। इंडिविजुअल नीड्स से 1 लाख रुपए पर मंथ टुडे, तो वो जो 60 to 65 की जो एज है उसकी, जो 5 साल की एज ब्रैकेट रहेगा, हम यहाँ पे ये एक एग्जांपल के तौर पे, any investor should not take this as a concrete thing, it is an example to illustrate that some part of the my goal is actually short term. मतलब मेरा गोल तो 20 साल का है, लेकिन उस गोल का जो पहले 3-4 साल हैं उस पे जो मेरी प्लानिंग होगी वो उस तरह की होगी जैसी मेरा कोई गोल 3-4 साल का ही होता। तो अभी जो 1 लाख रुपया पर मंथ चाहिए मेरे को 60 to 65 एज का, इसकी जगह यदि ये गोल भी होता कि मुझे किसी बच्चे को 4 साल 1 लाख रुपया पर मंथ देना है सपोज, तो वो गोल और यहाँ पे जो रिटायरमेंट इनकम का रेड का जो ब्रैकेट है वो दोनों सेम चीज होती। गोल का नाम डिफरेंट होता, लेकिन जो 1 लाख रुपया पर मंथ का जो गोल है वो गोल दोनों का सेम रहता। तो जो मेरा रिटायरमेंट गोल है उसको मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको मैं बकेट बना रहा हूँ उसकी 5-5 साल की, कि 60 to 65 की बकेट में मैं जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करूंगा वो मैं इस तरह से करूंगा जैसा मेरा रिटायरमेंट है ही केवल 5 साल का। तो मेरा यदि शॉर्ट टर्म का ही रिटायरमेंट होता तो मैं उस शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कहाँ करता, मैं बैंक एफडी में करता, MIS में करता, सीनियर सिटीजन वगैरह में करता, मतलब मैं अपने पैसे को मोर और लेस सेफ रखता। फिर ये है कि ये मेरा लेकिन रिटायरमेंट 5 साल में तो खत्म होगा नहीं, अभी तो ये और भी चलेगा। तो मेरा 65 to 70 का जो मेरा पैसे की रिक्वायरमेंट है ये तो अभी मेरी आनी है, वो 5-7 साल बाद आएगी, अभी नहीं है। उस पैसे को जो मुझे चाहिए 65 to 70, उस पैसे की प्लानिंग में इस तरह से करूंगा इन्वेस्टमेंट कि उस पर मुझे इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ऊपर रिटर्न आ जाए। यदि इन्फ्लेशन 5% रहता है तो मुझे 7-8-9% का रिटर्न आ जाए,
क्योंकि जो आज मेरा 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो 1.27 लाख हो जाएगी, तो मेरा आज जो पैसा लगा हुआ है यदि वो 1 लाख के हिसाब से बढ़ा तो बाद में मुझे अपनी कैपिटल में से लेना पड़ेगा पैसा। तो इसलिए मेरा पैसा इतना ग्रो करना चाहिए जितना इन्फ्लेशन ग्रो करता है, उससे थोड़ा सा बेटर ग्रो करना चाहिए। तो मैं अपने 25 साल के गोल को पहले 5 साल में शॉर्ट टर्म में डिवाइड कर लूंगा, दूसरे 5 साल को मैं मीडियम टर्म गोल मान लूंगा और इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंगली करूंगा। और फिर जो 70 प्लस ऑनवर्ड्स का जो मेरा जो मुझे इनकम चाहिए होगी, क्योंकि वो 10 इयर्स 15 इयर्स डाउन द लाइन है, तो उस पैसे की जो नीड मेरी पूरी करनी होगी उसके लिए मैं इन्वेस्ट करूंगा एज इफ आई एम इन्वेस्टिंग फॉर लॉन्ग टर्म। तो जो मेरा पहले 5 साल का पैसा है उसकी प्लानिंग शॉर्ट टर्म की तरह, दूसरे 5 साल की तरह मीडियम टर्म की तरह, और बाकी पैसे की मेरी पूरी प्लानिंग लॉन्ग टर्म की तरह। अब इसमें किसी की नीड 50,000 पर मंथ से शुरू होगी, किसी की 1 लाख पर मंथ से शुरू होगी, तो अकॉर्डिंगली कोई 58 पे हो सकता है अर्ली रिटायरमेंट ले ले, वीआरएस ले ले, कोई 60 की जगह 62 पे रिटायर हो। तो जिस टाइम भी वो नीड शुरू होगी उसी टाइम से ये रेड, येलो और ग्रीन बकेट बनेंगी। तो इन्वेस्टमेंट बजाय ये सोचने की कि मैं कितना एफडी में करूं, अभी क्वेश्चन ये रहता है कि मैं 20% एफडी करूं या मैं 30% एफडी करूं, मैं 50% म्यूचुअल फंड करूं या 30% करूं, मैं 60% पैसा रियल एस्टेट में लगाऊं या मैं 40% लगाऊं। हमारा यहाँ बताने का मतलब ये है कि बजाय प्रोडक्ट में डिवीजन करने के, आप अपने गोल के पीरियड को डिवाइड करो और उस पीरियड को अकॉर्डिंगली फिर उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप इन्वेस्ट करो। यदि आपका रेड कलर आपका 40% पैसा लेता है तो आप 40% एफडी में डालो, यदि येलो आपका 30% लेता है तो हाइब्रिड फंड्स में 30% डालो, यदि आपका बाकी 60% पैसा आपका 15 ईयर बियॉन्ड है, 10 ईयर बियॉन्ड है, तो आप अकॉर्डिंगली रियल एस्टेट या म्यूचुअल फंड जो भी ऑप्शंस एज पर कैलकुलेशन बनते हैं आप वहां पे इन्वेस्ट कीजिए। अब आपको जो पहले 5 साल में पैसा चाहिए जो रेड में चाहिए, वो आप यदि रियल एस्टेट में आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि वहां से उतना यील्ड ही नहीं आएगा। मैं 5 करोड़ की भी प्रॉपर्टी लूंगा तब जाके मुझे 1 लाख रुपए का रिटर्न आएगा, और वो 1 लाख रुपया मेरा एक्चुअल में 5 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी ना तो लिक्विडिटी देगी, टैक्स एफिशिएंट नहीं रहेगी, और मेरा अमाउंट मोर और लेस यही बना रहेगा। जितना मेरा इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतनी मेरा उसमें जो है उसका रेंट बढ़ेगा, और वो अनसर्टेन है, वो जरूरी नहीं है 12 के 12 महीने आए। तो उसके लिए मैं लॉन्ग टर्म को भी अलग अलग प्रोविजन में डालूंगा, शॉर्ट टर्म को अलग अलग प्रोविजन में डालूंगा, एफडी भी करूंगा, एमआईएस भी करूंगा, मीडियम टर्म के लिए मैं इक्विटी सेविंग्स भी करूंगा, आरबीआई बॉन्ड भी करूंगा, लॉन्ग टर्म के लिए डिपेंडिंग अपॉन द मनी मैं फंड्स भी करूंगा, मैं रियल एस्टेट भी करूंगा। फंड्स कम होंगे तो मैं फंड्स, मतलब मनी कम होगा तो फंड्स ज्यादा करूंगा, मनी बहुत ज्यादा है मेरे पास तो मैं रियल एस्टेट कर सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम। I hope this bucketing is clear, and still if somebody has a query we can always talk one to one. I hope it is clear to our investors. Thank you. Any other question we have from any investor? Okay, quickly, I want to tell that markets are volatile, and all investors who are available here right now in this call, that markets are volatile and they are always volatile actually. ये कोई पहली बार नहीं है, 5-7% markets ऊपर नीचे होते हैं. So idea is now right now for us for next 3-4 months is that we invest in a staggered manner. जो लमसम भी है हम उसको STP रूट के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं in flexi and mid caps, small caps and flexi caps. So जो भी इन्वेस्टमेंट हम अभी प्लान करें वो हम स्टैगर्ड वे में करें, एंड द रिटर्न्स विल नॉर्मलाइज। जो पिछले 3 साल में हमने 25-30% रिटर्न देखे हैं, दे विल कम टू द नॉर्मल लेवल नाउ। आफ्टर 1 year or 2 years when we see the returns will be more reasonable in the region of like 13, 14, 15, 16% which they are supposed to be. So we should have a returns will be good, very good, better than the FDs, better than any other investment, but we should not assume that our investments will keep on giving us 25, 30, 35% return. वो ultimately average out होंगे, but still we will have very good returns. We see that whatever money we have today, it should double in next 4-5 years. वो return हमें उसमें आएगा। तो यदि आज किसी का 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो आई एम वेरी श्योर कि जो अब
एडिशन वगैरह होगा वो अलग है, बट अदरवाइज दिस 1 crore portfolio itself will become 2 crores in next 4 to 5 years, because the investments we know in your portfolios, the all funds are very good. They are leading funds in the categories and they are doing very well. The fund managers, we are continuously talking and we are very comfortable with how they are managing the funds. So we are very confident on the portfolio part of all the investors. And the only thing is that returns may not be visible for 2, 3, 4 months on any new investment, but which is fine. Market भी 2 साल से भाग रहा है, तो उसको एक breather चाहिए to run again for next 2, 3 years. So we'll have good returns, but not the way they have been in last 1 or 2 years. That is what my summation will be. But 4-5 साल में अपना पैसा यहाँ से double हो जाएगा. That is going to happen. So this is all on it, and still if there is anything else, I'm ready to take. So as there is no question, I thank everybody for spending their time coming here and listening to us. And we are very thankful for your continuous support. And we wish that we are able to take care of your investments. And in future also, we'll try to do our best. Next month, we'll meet again on second Saturday. And till then, very goodbye. Have a nice weekend. Thank you.